जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 17 सितंबर 2024 के विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे 15-16 तारीख के, ये उसके आंसर्स हैं A B और ये रहेंगे आज के आपके क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए और ये रहेगा मेंस के लिए। इसका आपको आंसर देना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में दे सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ ये PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी न्यूज़ है जूट प्रोडक्शन को लेकर। भाई जूट की जो प्रोडक्शन है वो ड्रॉप करेगी भाई 20% के आसपास, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज़ आ रही है उस एरिया में, उसके लिए। और ये कौन बोला है भाई? तो ये नेशनल जूट बोर्ड बोला है। ओके, अभी किसी को ना पता हो तो भाई जूट क्या होता है तो हम पता है, वो बोरी बड़ी बड़ी आती है ना, जिसके अंदर हम गेहूँ चावल भरते हो, ऐसे बोरी होती है ब्राउन कलर की, ऐसे ऐसे बनी हुई पड़ी होती है। वो जो बोरी जिससे बनते हैं, वो जो धागा है फाइबर, वो जूट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। ओके, इससे आपको दूसरा भी क्वेश्चन पता चल जाता है कि अगर गोल्डन रिवोल्यूशन की बात आती है तो वो किसके साथ जुड़ा हुआ? जूट के साथ जुड़ा हुआ। ग्रेट। अभी हम जूट इंडस्ट्री को देख लेते हैं। तो भाई पूरे वर्ल्ड में जितना भी जूट प्रोड्यूस होता है उसका लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया है, मतलब हम फर्स्ट पे आते हैं। पूरे वर्ल्ड का अप्रॉक्सीमेटली 70% हम प्रोडक्शन करते हैं। ओके, पर हाँ देखो, प्रोडक्शन भले ही हम पूरे वर्ल्ड का 70% करते हो, बट एक्सपोर्ट हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जितना भी प्रोड्यूस करते हैं ना, उसका 90% के आसपास खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब इंडिया में ही कंज्यूम हो जाता है। कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा जूट प्रोडक्शन करता है? तो वेस्ट बंगाल, अप्रॉक्सीमेटली 73%। हमारे बाद कौन सा देश आता है? तो बांग्लादेश हमारे बाद आता है सेकंड। और हाँ, उसका भाई एक्सपोर्ट भी हमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम तो 90% खुद खा लेते हैं, बट बांग्लादेश नहीं करता है, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, खा लेते मतलब यूज़ कर लेते हैं, बल्कि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई क्या इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस, सॉरी, इससे पहले अपॉर्चुनिटीज़ देख लीजिए कि भाई एक अप्रॉक्सीमेटली 0.37 मिलियंस वर्कर को ये काम देता है, ऑर्गेनाइज जो मिल है उसके अंदर। और हम भाई पोटेंशियल बोल रहे हैं कि इसका हम और ग्रो कर पाएंगे। 4,500 करोड़ तक का एक्सपोर्ट अभी तक कितना हो रहा है? तो 3,000 करोड़ के आसपास हो रहा है। ओके, चैलेंजेस क्या क्या हैं अभी अभी? तो भाई सबसे पहले तो जीत का जो भी कल्टीवेशन हो रहा है ना, वो डिक्लाइन हो रहा है। 2013-14 को और 21-22 को हम कंपेयर करते हैं तो 1.7 लाख हेक्टर एरिया डिक्लाइन हो चुका है। फिर जो लो कॉस्ट अल्टरनेटिव है वो हमारे पास अवेलेबल हैं ऑलरेडी। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक वाले हम जो यूज़ करते हैं, कापड़ से बने हुए हम जो यूज़ करते हैं। फिर जो क्वालिटी है वो भी जूट की हम डाउन हो रही है। हमारा जो भी जूट होता है उसमें से ऑलमोस्ट 80% पुअर या फिर एवरेज क्वालिटी का होता है। फिर जो जूट प्रोडक्शन है उसमें मॉडर्नाइजेशन नहीं ला रहे हैं, स्किल्ड लेबर फोर्स हमारे पास नहीं है, तो ये सब नॉर्मल चैलेंजेस हैं हमारे पास। मेजर्स क्या क्या है भाई? तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट की, उन्होंने बोला था कि सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ सूटेबल स्कीम को एड्रेस करने के लिए हमें जो शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोई स्कीम लाइए इन शॉर्ट स्किल लेबर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनिशिएटिव क्या क्या है, गवर्नमेंट क्या कर चुका है? तो सबसे पहले तो नेशनल जूट बोर्ड हमने बनाया, यही तो जो बोला था, ठीक है ना, कि ड्रॉप मारेगा। किसके थ्रू बना है? तो नेशनल जूट बोर्ड एक्ट 2008 के थ्रू, एक्ट के थ्रू बना है, तो इसलिए ये स्टेट्यूटरी बॉडी है। और आर्टिकल में मेंशन होता तो वो होती कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फिर भाई इसका मेन काम क्या है? तो कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग करना जूट प्रोडक्ट्स की। फिर है जूट डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, मैंने सब आपको बताया हुआ है। प्रोडक्शन मतलब कितना प्रोडक्शन करोगे उसके मुताबिक का इंसेंटिव मिलेगा। फिर जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987, ये इसकी बात करता है कि जो भी आप बोरी पैक कर रहे हो ना, जिसमें गेहूँ चावल भर रहे हो, उसमें मैंडेटरी आप जूट पैकेजिंग मटेरियल का यूज़ करोगे। ठीक है, उससे बने हुए पैकेजिंग मटेरियल। फिर जूट मार्क लोगो एंड जूट आई केयर, मतलब कि इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन फॉर एडवांस रेटिंग एक्सपीरियंस एट्सेट्रा। ठीक है, चलो अच्छा है। ठीक, इसमें से आपको मेनली कौन कौन सी याद रखनी है? देखो PLI यूजुअली सबके लिए, तो वो याद रख लीजिए। फिर जूट बोर्ड है वो याद रख लीजिए। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब नॉर्मल है, सिर्फ नाम बदल रहा है, तो इसको याद रखिए। और ये जूट पैकेजिंग वाला इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ओजोन एंड UV बुलेटिन। सबसे पहले देखो यहाँ पे ओजोन की बात चल रही है तो उसको देख लेते हैं। तो देखो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक लेयर होते हैं, ठीक है ना, आपको पता है ये ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एटमॉस्फेरिक लेयर है। तो जो ये लेयर्स में ऊपर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन होता है ना, वो होता है अच्छा,
वो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। समझ लीजिए अर्थ का सरफेस है और ये ओजोन का लेयर है। जो यूवी रेज आएगी सन से, ये उसको प्रोटेक्ट करेगा, पूरी तरीके से अंदर आने नहीं देगा। क्योंकि यूवी रेज से क्या होता है, यूवी रेज अलग अलग टाइप की होती है, यूवी रेज ए, बी, सी। अब इसको हमें स्किन कैंसर होता है, स्किन टैन हो जाता है, रैशेज हो जाते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। पर अगर ओजोन लेयर है तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है कुछ हद तक। तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर। दूसरा होता है ग्राउंड लेवल ओजोन। अब ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है ना, वो पॉल्यूटेंट है, वो एटमॉस्फेयर को और ख़राब करता है, ह्यूमन हेल्थ को और ख़राब करता है। तो जो ग्राउंड पे ओजोन है वो बुरा है और जो हवा में है वो अच्छा है। दैट्स इट, इतना आपको ध्यान रखना है। अभी भाई यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं हवा वाले ओजोन की, एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है उसकी बात कर रहे हैं। ये बुलेटिन हमने ओजोन डे को ही रिलीज़ किया है 16 सितंबर। और ओजोन डे हम क्यों मनाते हैं, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 16 तारीख को इम्प्लीमेंट हुआ था, इसलिए हम इसी तारीख को ओजोन डे मनाते हैं। साथ ही साथ ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो हुआ ही हुआ 1987 में, उसके साथ जो अमेंडमेंट हुआ था फिर उसके अंदर हमने बदलाव किए, उसको हम किगाली एग्रीमेंट बोलते हैं, वो भी इसी तारीख को हुआ था। ये भी दोनों देख लेते हैं, व्हाट इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड किगाली एग्रीमेंट। उससे पहले देख लीजिए, मैंने आपको बोला नहीं एटमॉस्फेयर में ओजोन है, ठीक है। अभी समझ लीजिए ये प्रोटेक्ट करता है। अभी ये प्रोटेक्ट करने के बजाय ऐसा हो जाए कि इस एरिया में ही होल हो जाए या फिर ओजोन जो है वो डिप्लीट कर जाए, ऐसा हट जाए ये, तो क्या होगा कि यहाँ से जो रेज आ रही थी वो ईजिली पेनिट्रेट कर जाएगी और अर्थ के अंदर घुस जाएगी, तो नुकसान होगा, राइट। यूवी रेज है वो नुकसान करेगी हमें, तो ओजोन हमें कायदे से बचाता है। अभी कुछ कुछ ऐसे गैसेस हैं जो कि ओजोन को तोड़ देते हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर हेलॉन्स। ये सब ऐसे हैं जो ओजोन को तोड़ देंगे। कैसे तोड़ते हैं वो भी बता देते हैं भाई। देखो ओजोन का केमिकल फॉर्मूला होता है O3। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लोरीन 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 का फॉर्मूला होता है ClO। अभी आपने क्लोरीन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया, क्लोरीन गया ऊपर, O3 के साथ मिला, O3 के साथ मिला तो क्या हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा और ये O3 ना O2 अलग हो जाएगा, दो O2 निकल जाएंगे, O2 दो निकल जाएंगे। तो कायदे से इसने क्या किया भाई, ये देखो दो भी निकल तक सकते हैं और एक भी निकल सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक भी निकल सकता है। इन शॉर्ट क्या किया इसने, जो ये O3 थे ना, O3 का मतलब क्या होता है, 3 ऑक्सीजन के आइटम है, 3 O है, और ये ClO के पास भी एक O था, ये O और O ये में मिल जाएंगे, ये दो मिल जाएंगे और हो जाएगा O2 मतलब ऑक्सीजन बन गया। और यहाँ पे ये Cl अलग हो गया और यहाँ पे ये दो अलग हो गया। तो कायदे से क्या हुआ, जो ये O3 बना हुआ था वो टूट गया, ठीक है। O3 किस में टूट गया, तो ऑक्सीजन में टूट गया और एक अकेले में टूट गया, ठीक है। अभी देखो इधर भी ये चेन रुक नहीं रही है, ये Cl है, ये और आगे बढ़ेगा ना, ये Cl जाके ये और O2 से मिलेगा, फिर से ClO बन जाएगा। अब ये ClO फिर से जाके O3 से मिलेगा, फिर से तोड़ेगा, ये चेन चलती ही रहेगी बहुत टाइम तक। तो इससे धीरे धीरे क्या होगा, जो ओजोन का पूरा जिस एरिया में ये ClO गया होगा ना, उस एरिया में पूरा का पूरा ये ओजोन को तोड़ देगा, और ये ओजोन को तोड़ देगा तो डेफिनेटली यूवी रेज हमारे अंदर आ जाएगी। दैट्स इट। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि कैसे ओजोन टूट सकता है, O3 कैसे टूट सकता है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। ना आया तो बताना, हम एक अलग से वीडियो बना देंगे इसके ऊपर, ज़रूरी है। अभी इसी चीज़ को टैकल करने के लिए हमने बनाया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कोई भी है, मतलब कि जो ओजोन को डिप्लीट करता है, ओजोन को तोड़ता है, उसको हम रोकेंगे। उसके अंदर हमने डाला था CFC। फिर आगे जाके पता चला CFC के हम क्या बोल रहे थे, भाई CFC यूज़ मत करो, HFC यूज़ करो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। फिर भाई बहुत साल बाद हमें पता चला कि भाई CFC जितना नुकसान कर रहा था उससे ज़्यादा तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नुकसान कर रहा है। तो फिर हमने बोला कि भाई HFC भी यूज़ मत करो, और ये हमें पता चला किगाली एग्रीमेंट में। और ये जो HFCM वाली बात की है वो किगाली एग्रीमेंट में की है, ठीक है। मॉन्ट्रियल भी जगह है, किगाली भी जगह है, जिस जगह पे डिसाइड हुआ उसी जगह का नाम। दैट्स इट। पहले मॉन्ट्रियल में हमने CFC की बात की थी कि इसको बंद कर दीजिए, फिर किगाली में हमें आगे पता चला कि यार HFC भी नुकसान करता है, तो किगाली में हमने HFC को भी बंद कर दिया, ठीक है। दैट्स इट। ये सब आपका स्टैटिक डेटा है, ये एनवायरनमेंट में आता है, ये आपको कायदे से पढ़ना है एनवायरनमेंट में। मैं इधर आपको बता दे रहा हूँ, ये मैं जितना भी एक्स्ट्रा बताता हूँ ना वो ऊपर से नहीं बताता हूँ, ये सब आपका स्टैटिक है और आप अपने सब्जेक्ट में पढ़ने ही वाले हो, ये एनवायरनमेंट का पार्ट है। इवन जियोग्राफी में भी कुछ हद तक पढ़ने में आता है। अभी देखो ये जो रिपोर्ट निकली थी ओजोन लेयर, तो हमने देखो इधर यहाँ पे देख लिया, ठीक है।
ओजोन लेयर सबसे पहले वही देख लो यहाँ पे। ओजोन लेयर क्या है भाई, 15 से 30 किलोमीटर की हाइट में देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर में, मैंने बता दिया एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है। फिर प्रोड्यूस नेचुरली इंटरेक्शन ऑफ सोलर ल्यूलर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2, उसके ऊपर जो अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है तो ये ऑक्सीजन टूटता फूटता है, साथ जुड़ता है और इसी के थ्रू नेचुरली O3 बन जाता है। दैट्स इट। फिर डिप्लीशन कैसे होगा, तो मैंने वो इधर भी बता दिया कि CFC, हेलॉन्स, ये सब डिप्लीट करते हैं। ऐसे हमें डिप्लीशन बड़े बड़े कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, देखो जहाँ पे ऐसा बहुत बड़ी मात्रा में हो जाता है ना कि ओजोन उस एरिया में पूरा का पूरा टूट जाए, ये अब जहाँ से अब टूट गया पूरा का पूरा, तो एक ओजोन होल बन जाता है कि ये ओजोन की लेयर थी और ये बीच में होल बन गया पूरा का पूरा, कितना एरिया आपका डिप्लीट हो चुका है। तो बस इसी डिप्लीशन को हम ओजोन होल बोलते हैं। और यही ओजोन होल हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, एंटार्कटिक के एरिया में देखने को मिलता है। और फिर भाई ये और एक्सेलरेट करता है बाई द इंटरेक्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। अभी देखो ये फेरी कैसे करता है ये मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होती जाएगी। ओजोन होल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा ह्यूमंस के ऊपर, तो ह्यूमन हेल्थ ख़राब हो जाएगी, स्किन कैंसर मैंने बता दिया। प्लांट भाई, प्लांट की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में इशू आ जाएगा और मरीन इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपको ओशन में मिल जाते हैं, ये रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस होंगे तो इसके खाने वाले फिश भी रिड्यूस होगी, इसको खाने वाले फिश रिड्यूस होगी तो बड़ी फिश, पूरी की पूरी चेन ही बिगड़ जाएगी। दैट्स इट। ये सब ओजोन लेयर की बात थी। की फाइंडिंग्स क्या थी भाई, तो ओजोन जो हमारा डिप्लेटिंग सब्सटेंस है एनवायरनमेंट में वो कम हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, डिक्रीजिंग है। और हम ओजोन होल को एकदम पहले जैसा कर लेंगे एंटार्कटिक रीजन में बाई 2066, आर्कटिक में रीजन में 2045 और पूरे वर्ल्ड में 2040 तक। किगाली अमेंडमेंट के में ये पोटेंशियल है कि ग्लोबल हीटिंग को बाई रिड्यूस कर देगा 0.5% बाई 2100। इनिशिएटिव क्या क्या लिए हमने, तो दो तो आपको पता ही चल गया है, मॉन्ट्रियल और किगाली अमेंडमेंट। फिर एक वियना कन्वेंशन भी है, ये भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को ओजोन को बचाने की बात करता है, याद रखना, ठीक है। वियना बहुत सारे हैं। फिर इंडिया की हम बात करें तो कूलिंग एक्शन प्लान है 2019 का, कि इसमें हम क्या करते हैं, जो कूलिंग डिमांड होती है ना उसको चेंज करते हैं कि एफिशिएंसी है। क्यों, क्योंकि HFC में CFC HFC मेनली हम कूलिंग में यूज़ करते थे, AC में, फ्रिज में, तो उसको हम चेंज कर रहे हैं, हमने कर दिया है एक्चुअली। इंडिया ने फेज आउट भी कर दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, हेलोन्स को, कार्बन टेट्राक्लोराइड को, ब्रोमाइन को, मिथाइल क्लोरोफॉर्म को। यूजुअली देखो कोई भी क्लोरीन जिसमें है ना रीन, जैसे कि क्लोरीन, फिर ब्रोमिन, फिर फ्लोरिन, ऐसे सब भी नाम होते हैं ना, ये सब ओजोन को डिप्लीट करते हैं। ये मैं आपको हैक बता रहा हूँ, यहाँ पे भी देख लिए, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC तो आपको पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत बड़ा आर्टिकल हो गया यार ये तो बताने में, माफ़ करना, पर समझ आना ज़रूरी है आपको क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जाम में आपको वही काम आएगा, रट्टाबाजी काम नहीं आएगी। फिर भी आगे से कोशिश करूँगा और जल्दी बताएं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ऑर्गन ऑन चिप्स। देखो कुछ भी नहीं है, एकदम ईजी है ये। हमारे बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो फेल हो जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन की बात चल रही है, वो फेल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ह्यूमन बॉडी के लिविंग सेल को ही आर्टिफिशियली ग्रो करेंगे, ठीक है। कि मेरा कोई लिविंग सेल ही लिया जाएगा और उसी को ग्रो किया जाएगा। इस एक सेल में से तोड़ते तोड़ते हम बड़ा बड़ा सेल बना दें और उसी से कोई ऑर्गन बना दें जो हमें ज़रूरी हो अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो लिविंग सेल का ही यूज़ करते हुए हम कोई ऑर्गन बना देते हैं, जैसे कि समझ लीजिए लंग बना दिया, हार्ट बना दिया। और ये एकदम छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, मतलब टाइनी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पे कहीं पे लिखा भी होगा टाइनी होते हैं एकदम ही। इसका देखो फ़ायदा क्या था, मतलब ये हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, मिनी क्योर मॉडल्स बनाते हैं। आपने मिनी क्योर्स देखे होंगे ना, इंसान की मतलब कठपुतली जैसे छोटे छोटे से मिनी क्योर बना दिए, तो वैसे ही ये छोटे छोटे मिनी क्योर छोटे छोटे बना देते हैं लंग, हार्ट और अपने अलग अलग ऑर्गन। और ये होते हैं सारे के सारे लिविंग सेल्स के ही, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है देख लीजिए, कि समझ लीजिए कोई भी हमने दवाई टेस्ट की है तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं ना। अभी देखो अगर हमने ये मिनी क्योर मॉडल बनाए हुए हैं, मतलब छोटे से हमारे पास पुतले अवेलेबल हैं, मतलब रियली होते हैं ये, बट एकदम छोटी मोटू होते हैं, इसके अंदर हम वो दवा इंसर्ट कर दें और चेक कर लें कि भाई कैसे काम कर रहा है। तो सोचिए आपको ना ही किसी एनिमल के अंदर इसको इंसर्ट करने की ज़रूरत है, ना ही ह्यूमन के अंदर इंसर्ट करने की ज़रूरत है।
इसके बदले आपने जो आर्टिफिशियल मिनीक्योर मॉडल बनाया हुआ है अपने सारे ऑर्गन का, उसके ऊपर आप इसको टेस्ट कर लीजिए। सो इट विल बी रिवॉल्यूशनरी, राइट। बढ़िया हो जाएगा कि कोई भी रिस्क नहीं, क्योंकि आपने लिविंग सेल का यूज़ करते हुए ही मिनीक्योर मॉडल बनाया है, और जिसके अंदर सब कुछ है कि फ्लूइड, टाइनी फ्लूइड चैनल्स भी है जिसमें ऑक्सीजन डिलीवरी होती है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ये चिप साइज डिवाइस है। दैट्स इट, ठीक है। तो हमारे ऑर्गन है, और वो ऑर्गन चिप्स के अंदर है। चिप्स क्या होती है? चिप मतलब वो जो टेक्नोलॉजी होती है ना, छोटी चिप, सेमीकंडक्टर चिप जैसी छोटी चिप्स, खिलौने में, टीवी में, लैपटॉप में, वैसे चिप, वैसे हमारे ऑर्गन मिनीक्योर मॉडल में। ठीक है, समझ गए हो आप। इन शॉर्ट ह्यूमन का एक छोटू सा फॉर्म बना दीजिए, उसके अंदर जो भी टेस्टिंग करना है करना, वो ही लिविंग सेल का ही होगा। दैट्स इट। अभी इससे क्या फ़ायदा होगा देखो, एडवांटेज तो एनिमल टेस्टिंग हम कम ख़त्म कर पाएंगे, और एक्यूरेट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हम जान पाएंगे कि एक्यूरेटली क्या होता है, ये दवाई डालेंगे तो क्या हो सकता है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, ड्रग की डिस्कवरी ईजी हो जाएगी। फिर प्रिसीजन मेडिसिन होगी कि कहाँ और कैसे काम करना है, उधर ही ये काम करेगी। स्टडी कर पाएंगे हम डिजीज़ मैकेनिज़्म को कि क्या डिजीज़ है, कैसे काम करता है, इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, और कैसे इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। फिर स्टडी कर पाएगा सेल टू सेल इंटरेक्शन की, कैसे ह्यूमन बॉडी के सेल एक दूसरे के साथ और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि इन शॉर्ट हमने पूरे सेल बनाए ना ह्यूमन बॉडीज़ के, बट छोटे बनाए हैं। ओके, चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ ऑर्गन ऑन चिप्स टेक्नोलॉजी। भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कोई स्टैंडर्डाइजेशन है ही नहीं, फिर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल भी नहीं है, क्योंकि छोटे में अभी तक हमने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था, और फिर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है ह्यूमन ऑर्गन के अंदर। आप कितना ही इसको छोटा बना पाओगे? इज़ इट पॉसिबल टू मेक इट दैट मच मिनीक्योर? नो। फिर भी ये लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, स्टेप्स क्या क्या लिए हैं इसको प्रमोट करने के लिए। तो हमने अमेंडमेंट किया है न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 में, और हम बायो E3 पॉलिसी भी लेके आए हैं जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को और बढ़ाने की बात करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया आपको, ठीक है ना? अगर देखो ना आया हो ना तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेहनत भी किया हूँ और आपको समझ भी नहीं आया, देन इट इज़ नॉट फाइन। मुझे बताइए, मैं कायदे से अलग वीडियो बनाऊँगा, और डेफिनेटली बनाऊँगा। और हाँ, आया हो तो यार लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि हाँ आपको आ गया, तो मुझे भाई सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दैट्स यस, कि मैंने अपना काम ठीक से किया है, ठीक है। फिर है भाई, वाइस प्रेसिडेंट ने एम्फेसिस किया है कि हमारे पास हम फेस कर रहे हैं सटल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अभी देखो, सटल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? तो ये ऐसा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है जिसमें आपका एटीट्यूड और बिहेवियर तो सपोर्टिव होता है कि हाँ भाई आई एम विद यू यार, वुमन को आगे बढ़ना चाहिए, यस यस, बट इनडायरेक्टली ये रीइंफोर्स करता है ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड परपेचुअल इनइक्वालिटी। यस, इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप डायरेक्टली कनेक्ट कर लो। समझ लीजिए कि मैं एक कॉल सेंटर में काम करता हूँ, ठीक है। उसमें अलग अलग शिफ्ट होती है, रात की, दिन की। अभी मैं वैसे मेरी जो कलीग है उसको बोलता हूँ यार वुमन को काम करना ही चाहिए, तू सही कर रही है एकदम काम करके। फिर उसकी शिफ्ट आती है रात की, और मैं उसको संदेह में पूछता हूँ यार रात की कर लेगी तू? तो ये है सटल डिस्क्रिमिनेशन, कि वैसे तो मैं सपोर्टिव हूँ, बट उसके साथ साथ ही मैं ट्रेडिशनल जेंडर रोल को प्ले भी कर रहा हूँ, इनइक्वलिटी को बढ़ा भी रहा हूँ, और बता रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है, जेंडर बायसनेस अभी भी है, कि आप भाई दिक्कत है। क्योंकि मैं अगर ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ तो वही बता रहा हूँ ना कि भाई समवेयर यू आर इन्फीरियर देन मी, मैं कर सकता हूँ बट तू नहीं कर सकती है, आप नहीं कर सकते हो, तो वो नहीं है ठीक। चलिए भाई, हालांकि केयर करना अलग चीज़ होती है, डिस्क्रिमिनेशन करना अलग चीज़ होती है। अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी टू प्रोटेक्ट वुमन डिग्निटी, बट इट डज नॉट मीन कि उसके लिए हम उनको इन्फीरियर फील करवाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सटल फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है भाई? कॉम्प्लीमेंट्स दैट रीइंफोर्स स्टीरियोटाइप, कि भाई पॉजिटिव कमेंट तो करना, पर साथ ही साथ जो जेंडर रोल होते हैं कि भाई ये तो कहाँ लड़की का काम है, ये नहीं हो पाएगा, ये आप नहीं कर पाओगे, वो सब बता देना कि ये तो वुमेन की कैपेबिलिटी थोड़ी ना है। फिर हायरिंग, प्रमोशन, इवोल्यूएशन, वो भी बायसनेस थोड़ा आपको दिख जाए, कि समझ लीजिए कोई काम है, आप उसमें बोलते हो कि यार इसमें तो फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ये आप नहीं कर पाओगे। फिर माइक्रो एग्रेशंस देखे भाई, जैसे कि कोई कर्मचारी बोल रहा है कि सॉरी, कोई भी बोलता है वुमन को कि भाई आप करियर पे इतना ध्यान नहीं दे पाओगे, आपके ऊपर डबल प्रेशर है ना, फैमिली को भी संभालना है, तो आपको मैं इतना अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता हूँ, माफ़ करना है, मैं चाहता हूँ आप आगे बढ़ो बट कर नहीं पाऊँगा। इट इज़ माइक्रो एग्रेशन, कायदे से ऐसा है नहीं। तो आप वुमन को इम्प्लाई करते हो कि भाई लेस कमिटेड टूवर्ड्स करियर ड्यू टू फैमिली रीजंस, एंड देन लास्ट वर्क लाइफ बैलेंस अजम्पशन, कि दोनों कैसे संभाल पाएगी यार? इज इज़ नॉट पॉसिबल।
आपके पास सोशल एक्सपेक्टेशंस भी है, साथ ही साथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है. सो इट इज़ नॉट गुड एट ऑल. इट इज़ फॉर्म ऑफ सेटल्ड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं भाई? सबसे पहले ब्लाइंड इवैल्यूएशन करो, चेक मत करो कौन अप्लाई कर रहा है, कैसे अप्लाई कर रहा है भाई, अपने मेरिट के बेस पे आइडेंटिफाई करो. फिर भाई क्रिएट कल्चर इंक्लूसिविटी करो, वर्क प्लेस वो इंक्लूसिव होना चाहिए विद रिगार्डलेस ऑफ जेंडर. फिर एसेस करो अनकॉन्शियस जेंडर बायस एट वर्क प्लेस. यस, आपके वर्क प्लेस पे कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए जेंडर के रिलेटेड. उसका आप सर्वे भी करवा लो अपने आप तरीके से. आपका जो पे है वो भी सेम रहना चाहिए, एडवांसमेंट भी सेम रहना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए दोनों के लिए. और नीड टू चेंज मेल माइंड सेट. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. मेल अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं और वुमेन को इन्फीरियर. इसको बदल देंगे तो ज़्यादातर सब कुछ ऐसे ही बदल जाएगा. चलिए फिर स्टेप्स टेकन क्या क्या है हमारे पास, हमने क्या क्या कर लिया है. तो हम इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 लेके आए कि सबको इक्वल वेज मिलेगी. फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लेके आए हैं, आपको पता है इसके बारे में. फिर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्पेशली फॉर वुमेन, और जो कि इंटरप्राइज है उनको भी हम काम में देते हैं. और फिर मिशन शक्ति है, ये अम्ब्रेला स्कीम है, ये सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन सब देखती है. फिर हाँ कन्फ्यूज़ मत होना भाई, मिशन शक्ति हमारा दूसरा सैटेलाइट से रिलेटेड भी है, जिसमें हम एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, यही होगा. उसका भी नाम मिशन शक्ति ही होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर भी हमारा डिफेंस मिनिस्टर जी बोले हैं तो बॉर्डर विलेजेस आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. डेफिनेटली आप खुद सोचिए कि इंडिया चाइना की ये बॉर्डर है, यहाँ पे चाइना यहाँ पे इंडिया, तो जो यहाँ पे बॉर्डर में विलेज है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क काम प्ले करता है. पहला तो यही है कि भाई इधर के विलेज के लोग ही बोले वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, देट बात खत्म हो गई. वो पता है कि इंडियन है, सालों से हम इधर रहे हैं. दूसरा और क्या क्या ये काम आता है, तो इंटेलिजेंस गैदरिंग. इनको सब कुछ पता हो सा है इस एरिया के बारे में, लोकल ट्रेन का सब पता है, कौन आ जाना करता है वो सब पता है A to Z. तो ये काम करते हैं एज ए आईज एंड ईयर्स इन बॉर्डर फोर्सेस, फॉर बॉर्डर फोर्सेस. फिर टैकल वर्क फोर्स शॉर्टेज. समझ लीजिए अचानक से कोई वर्क फोर्स में आपको कमी आ गई, कौन आपकी हेल्प कर सकता है? वो बॉर्डर के विलेजेस. जैसे कि हुआ भी था 2020 में, हमारी जब चाइनीज़ के साथ लड़ाई चल रही थी छोटी मोटी, तब चुशूल लद्दाख के अंदर जो उधर के गांव वाले थे वही सब सप्लाई प्रोवाइड किए थे आर्मी को. फिर जो बॉर्डर एरिया होता है वहाँ पे एडवर्सरी, हमारे जो दुश्मन है वो अपना क्लेम न कर दें, उसमें भी ये काम आता है. और ये हमें जल्दी से मिलिट्री अडॉप्ट कर दें, उसमें भी ये काम आता है. फिर आगे है चैलेंजेस क्या क्या है भाई इसमें. तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी होती है, हमें बहुत खर्चा करने की ज़रूरत है. नॉर्थ ईस्ट ही देख लीजिए. फिर पॉपुलेशन बहुत स्कैटर्ड होती है, इधर उधर 50 लोग इधर रह रहे हैं, 10 उधर रह रहे हैं. फिर परसिस्टेंट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, जैसे कि इसी एरिया के अंदर भी स्मगलिंग चलती होती है, ट्रैफिकिंग चलती है, इलीगल माइग्रेशन होता है. फिर ट्रस्ट डेफिसिट भी है भाई. अभी क्या है, इधर के लोगों को इतना डेवलपमेंट मिला नहीं है तो गवर्नमेंट का साथ क्यों देंगे, तो उन्हें कम भरोसा होता है गवर्नमेंट के ऊपर. एंड आखिरी डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस. जो चाइना है वही ऐसा कर रहा है. LAC के अंदर अरुणाचल के एरियाज़ में ये खुद इतना डेवलपमेंट कर रहा है कि भाई क्या ही लगे. तो बॉर्डर विलेजेस में जो भी विलेज है उन्हें लगता है कि भाई यहाँ से पैसा आ रहा है या यहाँ से आ रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, जुड़ जाओ भाई. तो ये भाई कंसर्न्स है हमारे. इनिशिएटिव क्या क्या हमने लिए हैं, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है हमारे पास. फिर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है कि यहाँ पे हम बॉर्डर को डेवलप करते हैं, उसके जो एरिया होते हैं वहाँ पे. और फिर कनेक्टिविटी भी हमने बढ़ाई है, जैसे कि अटल टनल, सेला टनल, सिंकुला टनल. सबको देखो एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछा जाता भी है, तो हल्का सा देख लेते हैं. अटल टनल, तो ये मनाली को जोड़ती है लेह और लद्दाख के एरिया से. तो ये मनाली को, दो मनाली हैं यहाँ पे, मनाली को लेह एंड लाहौल स्पीति एरियाज़ में जोड़ती है, और HP हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड जम्मू कश्मीर से जोड़ती है. ठीक है, ये लाहौल स्पीति भी लद्दाख ही है. ठीक है, फिर अटल टनल देख लिया है. फिर है शिंकुला टनल. ये भाई मनाली को अगेन लद्दाख के साथ जोड़ती है जास्कर वैली में, और हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के साथ जोड़ती है इन जास्कर वैली, सेम टू सेम. ठीक है, तो देखो मनाली के साथ जुड़ी हुई आपको दो टनल मिल जाएगी, एक सिंकुला और एक अटल टनल. दोनों लद्दाख और मनाली को जोड़ते हैं. अलग अलग क्या आ रही है, तो ये वाला है जो स्पीति वैली जोड़ता है, लाहौल स्पीति, और ये वाला जास्कर वैली जोड़ता है. और इधर ये हम लद्दाख वाले एरिया में देखें, अरुणाचल प्रदेश के एरिया में आएगी तो हमें मिलेगा सेला टनल. सेवा टनल तवांग डिस्ट्रिक्ट को बॉमडिला एंड तेजपुर से जोड़ती है. दो है, हाँ, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट, एक इस तरफ बॉमडिला और एक तरफ तेजपुर, दोनों को ये जोड़ती है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो भाई RBI ने इशू हाईलाइट किया है कि एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर जो फाइनेंस
हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए फाइनेंस मतलब उधार नहीं दे पा रहे हैं ठीक से, उसका काम नहीं चल रहा है। क्या क्या इशू है भाई हमारे पास? और चलो इशू तो ठीक भाई, सबसे पहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ज़रूरी क्यों है, क्यों हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोल रहे हैं, ताकि इसीलिए जो हम जो अभी के लिए यूज़ कर रहे हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी अवेलेबल हो, कि ऐसा ना हो जाए कि हमने इतना यूज़ कर लिया कि अभी इस ज़मीन पे गेहूँ उग ही नहीं सकते हैं, तो उस फूड सिक्योरिटी को दिक्कत दे देगा। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फूड सिक्योरिटी, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज एंड प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, इशू क्या क्या आ रहे हैं भाई, क्यों एग्रीकल्चर की फील्ड में फाइनेंस नहीं जा रहा है? तो रीजनल इम्बेलेंसेज है, जैसे कि साउदर्न स्टेट है वहाँ पे तो अराउंड 47% जो ये एग्रो फाइनेंसिंग है वो देखने को मिल रही है, जबकि नॉर्थ ईस्ट के रीजन में 1% भी नहीं है, 0.76%। फिर भी जो क्रेडिट है उसमें भी दिक्कत देखने को मिलती है, कि जैसे कि 23% के आसपास नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से आता है जो भी क्रेडिट आता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब कि कोई फाइनेंस का खुला हुआ है बंदा, वही पैसा दे रहा है कि भाई 10% पे आपको पैसा देंगे, हफ्ते में हमें वापस चुका देना, तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल हुआ। इंस्टीट्यूशनल क्या होता है, किसी बैंक से लिया, किसी NBFC से लिया, वो इंस्टीट्यूशनल है। फिर है नॉन इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन है, डेफिनेटली हमारे पास वैल्यू चेन ठीक से बनी हुई नहीं है, और जो है वो दूर दूर पड़ी होती है, कि भाई एक प्रोडक्ट यहाँ से आया दूसरा यहाँ से जोड़ लिया, ऐसा नहीं होता है। और फिर अदर इश्यूज़ में भाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हाई है, कोलेट्रल कुछ है नहीं रखने के लिए गिरवी में, और भाई प्रोसीजर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे ही पैसा ले ले, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में कुछ जाने की ज़रूरत है नहीं। मेजर्स क्या क्या बताया भाई सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के लिए? भाई अपना रोल इंक्रीज़ के लिए, जैसे कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कॉरपोरेशंस, और बार्गेनिंग पावर अपनी बढ़ाए, और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन बनाए। फिर वैल्यू चेन डेवलप कीजिए ट्रेडर्स के साथ, एग्रीगेटर्स के साथ, फार्मर्स के साथ। और फिर वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ बनाइए, ताकि जब एग्रीकल्चर का स्टॉक ज़्यादा हो जाए तो आप उसमें स्टोर कर लो, जब कम हो तब रिलीज़ कर दो। फिर भाई फाइनेंसिंग टेक्नोलॉजी को और डेवलप कीजिए, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लाइए, फार्म को मैकेनाइज कीजिए। फिर कैपिटल फॉर्मेशन कीजिए थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ गवर्नेंस स्कीम, ऑलरेडी बहुत सारी चली रही है, ठीक है। फिर लेवरेज कीजिए आप टेक्नोलॉजी को, जो भी आपके पास अवेलेबल है, AI को आप यूज़ कर सकते हो, ML को यूज़ कर सकते हो, मशीन लर्निंग को। इवन अभी कौन से मैं जगह भूल गया, गुजरात में ही कोई जगह है, वहाँ पे बंदे ने AI का यूज़ करते हुए एग्रीकल्चर किया, और क्या ही गजब किया, उसकी ईल्ड अराउंड 3x हो गई थी। अगर वो 100 किलो उगा रहा था तो वो 300 किलो उगा रहा है, मतलब आउटस्टैंडिंग होता है ये, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमने क्या क्या स्टेप ले लिए हैं। तो हम किसान क्रेडिट कार्ड देते हैं भाई, फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हमने बनाया है स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर के अंदर। फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम गोडाउन और वेयर हाउस को रिनोवेट करते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं, दोनों। फिर भाई मिशन लाए हम ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। फिर भी हमारी शॉर्ट न्यूज़ होती है, ठीक है। शॉर्ट न्यूज़ में क्या है, सबसे पहला परमाऊ टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है। यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, उन्होंने मना कर दिया था कि यहाँ पे आप कोई फॉरेस्ट्री ऑपरेशन नहीं कर सकते, उसका रिलेटेड न्यूज़ है, जाने दीजिए वो तो कारण। पलमाऊ टाइगर रिजर्व कहाँ पे वो देख लेते हैं। तो ये भाई झारखंड में पाया जाता है, हमें उस एरियाज में है। यहाँ पे मैग्नीशियस, बॉक्साइट, कोल के डिपॉजिट पाए जाते हैं। ये फर्स्ट सेंचुरी इन द वर्ल्ड है टू हैव टाइगर सेंसस, यहाँ पे पहली बार हुआ था, ठीक है। फिर ये किसके अंदर बना है, तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर बना है डेफिनेटली। यहाँ पे रिवर कौन कौन सी है, तो कोयल, बरहा और औरंगा इसकी रिवर है। देखो रिवर पूछा जाता है कि यहाँ पे एरिया से ये रिवर निकलती है, या फिर इस रिवर बैंक की ये टाइगर रिजर्व है, तो इसको देख लेना है। बाकी ये वेजिटेशन फ्लोरा फौना ठीक बात है, हटाइए। फिर है भाई फॉस्फोरिक एसिड। देखिए ये फॉस्फोरिक एसिड यूज़ होता है जो हम इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरीज के अंदर, और इसकी डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है फॉस्फोरिक एसिड की, क्योंकि EV बढ़ती जा रही है हमारे इंडिया में। ओके, तो दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत यह है कि ये फॉस्फोरिक एसिड जो है वो बनता है डाई एमोनियम फॉस्फेट से, ठीक है। सॉरी उल्टा बोला, ये डाई एमोनियम फॉस्फेट बनता है फॉस्फोरिक एसिड से, ठीक है। अब ये डाई एमोनियम फॉस्फेट को हम यूज़ करते हैं अपने एग्रीकल्चर के अंदर फर्टिलाइज़र के रूप में, सेकेंड मोस्ट यूज फर्टिलाइज़र है। तो अभी होगा क्या, देख लीजिए, इसकी अगर डिमांड बढ़ती जा रही है तो इसी के थ्रू बन रहा है अपना DAP, डाई एमोनियम फॉस्फेट, तो डेफिनेटली इसके भी प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। डिमांड एंड प्राइस का रूल है कि डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ी, तो DAP के भी प्राइस बढ़ जाएंगे और इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो अगेन हमारे एग्रीकल्चर पे ऊपर इम्पैक्ट होगा। दैट्स इट, यही न्यूज़ में था, ठीक है। और मेन दिक्कत क्या है, बड़े तो बड़े, ये दोनों हम इम्पोर्ट करते हैं,
तभी तो बनता है, हमारे पास खुद तो रिजर्व है नहीं। ठीक है चलिए, अभी नॉर्मल माहिती है, फॉस्फोरिक एसिड है वो किधर से निकलता है, तो इट इज़ मैन्युफैक्चर फ्रॉम रॉक फॉस्फेट और रॉक फॉस्फेट और आफ्टर ग्राउंडिंग एंड रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन शॉर्ट भाई फोस्फेट रॉक का जो और होता है वहाँ से ये निकलता है, दैट्स इट। चलिए भाई, और हाँ लास्ट न्यूज़, हम ये किधर से भी इंपोर्ट करते हैं, तो जॉर्डन, मोरक्को, सेनेगल, तुनीशिया, ऐसे ही याद रखना रहे तो इट्स फाइन। चलिए आगे देखते हैं। आप ये बीच समझ गए, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड से डीएपी बनता है और डीएपी हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तो इसकी भी बढ़ेगी, और इससे एग्रीकल्चर मतलब पूरा का पूरा चेन है ये। फिर है भाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड्स। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, ये फास्ट है, फास्ट ट्रैक है। कैसे फास्ट है देखो लीजिए, 2022 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपने जितने भी केसेस आए थे उसमें से 83% को सॉल्व कर लिया था, मतलब डिस्पोज कर दिया था। जबकि जो हमारे नॉर्मल कोर्ट हैं उन्होंने सिर्फ 10% को ही किया था। तो इससे पता चलता है कितने फास्ट है, कितना अच्छे से काम करता है। ये स्पेशली किसके केसेस को देखते हैं, तो वो रेप केसेस को जो वुमन के ऊपर हो रहा है, और पॉक्सो के अंदर, पॉक्सो चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। और ये कौन बता रहा है, तो ये इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन की रिपोर्ट है। ये ज़रूरी नहीं है आपका याद रखना, ये हटाइए, ज़रूरी नहीं है। अब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो क्या क्या है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर बने हुए हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाए, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसका मेन काम क्या है, तो डिस्पोज करना रेप केसेस को और पॉक्सो के केसेस को। ठीक है चलिए, इतना काफ़ी है, ठीक है। आप इसको यूज़ करोगे ना GS2 में कि बर्डन को कैसे यूज़ कम कर सकते हैं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, या फिर वुमन सेफ्टी के लिए, चाइल्ड सेफ्टी के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट सड़क में चलेगा, ठीक है। फिर है अकाउंट एग्रीगेटर। अभी अकाउंट एग्रीगेटर क्या है, तो कोई भी दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या फिर NBFC हो या NBFC हो या बैंक हो, इन दोनों के बीच में जो डेटा इधर उधर करवा दे, इट इज़ अकाउंट एग्रीगेटर, ठीक है। सो इट अनेबल्स द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र। इसमें बस आपको बात क्या ध्यान रखनी है, तो जो अकाउंट एग्रीगेटर है वो जो कस्टमर के डेटा होता है उसको रीड या रीसेल नहीं कर सकता है। साथ ही साथ इसका जो यूज़ है वो शेयर इवन एंड रिवोक डेटा वंस शेयर्ड, कि आपने एक बार शेयर किया होगा तो फिर ऑटोमेटिकली वो हट जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, इतना कोई बड़ा नहीं है। अकाउंट एग्रीगेटर बस आपको याद रखना है वही है जो डेटा एक दूसरे में ट्रांसमिट करवा देता है, दैट्स इट, ओके। फिर सीवीड भाई, और हाँ भाई ये कोई पर्सन नहीं है, अकाउंट एग्रीगेटर को पर्सन नहीं है, आप पर्सन मत समझना। ये एक इंस्टीट्यूशन है, बाकायदा RBI के अंदर बनी हुई है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलेशन, इट इज़ टाइप ऑफ RBI रेगुलेटेड एंटिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीविड, तो जो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है उसकी एक बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको भाई डेजिग्नेट किया है एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सीवीड कल्टिवेशन, ओके। सीवीड क्या होता है सबसे पहले तो भाई, तो ये एक मरीन प्लांट है और एल्गी है, ठीक है, आप इसको जानते ही हो बस। और भाई ये एक ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ क्या होता है, तो जो अपना खाना खुद ही बनाए वो ऑटोट्रॉफ होता है, दैट्स इट। तो ये एक एल्गी है, मरीन प्लांट है, ये अपना खाना खुद बनाती है, और इसको यूजुअली 3 ग्रुप में हम क्लासीफाई करते हैं, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड। ग्रीन का मतलब क्लोरोफाइटा, ब्राउन फियोफाइटा एंड रेड रोडोफाइटा, दैट्स इट। एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ काम आएगा, सबसे पहले तो वेजिटेबल की तरीके से भी यूज़ करते हैं हम। फिर इसमें हाई मिनरल होते हैं, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन लाइक A, B1, B12, C, D, E। फिर हेल्थ के सेक्टर में भाई ये कैंसर को भी ठीक कर सकता है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। मैन्युफैक्चरिंग में भाई ये टूथपेस्ट के अंदर भी जा सकता है, फ्रूट जेली, ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक, स्किन केयर सब के अंदर जाता है। और एग्रीकल्चर में भाई ये क्रॉप प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा देता है, ठीक है। हमारा इवन सीविड मिशन भी चल रहा है, तो ध्यान से चलिए, आपको समझ आ गया है, ठीक है। फिर है ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। तो देखो इसके नाम से में ही आखिरी में क्या है, सर्विस आ रहा है, ठीक है। तो ये कोई ऐसी सर्विस है जो हम इंटरनेट के थ्रू दे रहे हैं, इसके लिए हमें फिजिकल एक दूसरे के साथ होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ क्वाइडर सर्विसेज। इसमें क्या आ सकता है, अभी हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल है ना, डिजिटल कंटेंट मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, हम आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड यू आर हैविंग इट। सो क्लाउड सर्विस, डिजिटल कंटेंट, इट इज़ पार्ट ऑफ क्वाइडर सर्विसेज। और हाँ इसमें क्या है भाई, कि जो प्रोवाइडर है वो अगर फॉरेन में लोकेट करता है, और जो यहाँ पे जो सर्विस ले रहा है रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, तो भाई इसमें पहले से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है GST के लिए, बस यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और डेफिनेटली GST भरना भी पड़ता है। भाई न्यूज़ में क्यों था, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस
उन्होंने बोला था कि भाई हमें कोई अरेंजमेंट करनी चाहिए फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ, ताकि हम टैक्स इवेजन को रोक पाएँ और ये जो कोडेड सर्विसेज है उसका यूज़ कर पाएँ। दैट्स इट, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस क्या है भाई? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जीएसटी की सब डेटा को देखती है, कंट्रोल करती है। उसके अंदर दूसरी सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स दूसरे भी आ जाता है, ठीक है। किसके अंदर काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा न्यूज़ में। फिर है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। कुछ नहीं है भाई, नई गाइडलाइंस आई है। गाइडलाइंस मतलब बात बताइए कि भाई अगर कोई इसको मानता नहीं है ना ठीक से, एनवायरमेंटल कंपनसेशन और स्ट्रिक्ट कर दिए तो आपके ऊपर अलग चार्जेस लग सकते हैं। दैट्स इट, ठीक है। पनिशमेंट पड़ेगी, आपको पेनल्टी पड़ेगी। अभी बैटरी वेस्ट मैनेज रूल में क्या बोलता है भाई कि आप वेस्ट बैटरी को कैसे मैनेज करोगे, ये सब प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रोड्यूसर खुद जिम्मेदारी लेगा उसके कलेक्शन की, रिसाइकलिंग की और रिफर्बिशमेंट की, ठीक है। चलिए, यही न्यूज़ थी। इन शॉर्ट, जो बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज, उसके वेस्ट को जो इंडस्ट्री टैकल करेगी वो देखते रहना है, ठीक है। और इट इज़ पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR। दूसरा भी होता है, ये तो चलो एनवा बैटरी का है। दूसरा होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। इन शॉर्ट वही है कि बैटरी वेस्ट को कैसे मैनेज करेगी इंडस्ट्रीज, बस ये इट इज़ पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर है क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें देखो नाम में ही पता चल रहा है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो भाई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है? तो भाई कंप्यूटर के अंदर एबिलिटी होना इंटरप्रेट, मैनिपुलेट और कॉम्प्रिहेंड करना ह्यूमन लैंग्वेज को। दैट्स इट, इट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अभी इसी में हम क्वांटम मैकेनिक्स डाल देते हैं तो ये हो जाएगा क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्वांटम से फ़ायदा क्या होगा? आपका डेटा और फास्ट हो जाएगा भाई, और आप लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग कर सकते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग। दैट्स इट। फ़ायदा क्या होगा भाई? इसका नीड क्यों है पहले तो वो देखो। तो भाई हम लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग तो कर लेते हैं पहले अपनी ट्रेडिशनल से, बट उसमें हमें दिक्कत आती है सिंटेक्स की। देखो नाम में सिंग जैसा है, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है भाई? तो स्ट्रक्चर करना, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को विथ फ्रेजेस इन सेंटेंस। इसके अंदर आप ग्रामर भी देख लेते हैं और मीनिंग्स भी देख लेते हैं दोनों का। और जो क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज है दोनों को मस्त देख लेगी, ठीक है। काम क्या आएगा भाई? तो लोअर, पैसा बहुत कम है इसका कंपेरेटिवली, ठीक है, बाकी ज़्यादा ही है। फिर फ्यूअर पैरामीटर्स की ज़रूरत है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये खुद ही सब करके दे देगा आपको। दैट्स इट, बकवास है, बस इतना याद रखना है। ये क्या काम करता है? तो लैंग्वेज को इंटरप्रेट, मैनिपुलेट और कॉम्प्रिहेंड करना आपके लिए। दैट्स इट, ह्यूमन लैंग्वेज को। आखिरी फिर है श्यामालाल गुप्ता प्रसाद। अभी भाई इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी इसलिए उनको याद किया गया। ये फेमस पोएट एंड लिरिसिस्ट थे, देख लीजिए उनके बारे में। इनका भाई बॉर्न था वो कानपुर में हुआ था। ये फ्रीडम फाइटर थे, जर्नलिस्ट थे, सोशल वर्कर एंड टीचर भी थे। इन्होंने कंपोज किया है विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गीत इन 1924। आपने डेफिनेटली अपनी स्कूल्स में या फिर कॉलेज में गाया होगा। फिर भैया वेरियस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किए हैं, जैसे कि सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर उन्होंने भाई सोशल वर्क भी किया है, जैसे कि डाउरी सिस्टम को अवॉइड करना, अपोज करना और विडो रीमैरिज को एडवोकेट करना। इन काम का इन्होंने भाई एडिट किया है मंथली मैगजीन सचिव को। मेनली तो आपको भाई यही याद रखना है, ये विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो हमारा झंडा गीत है वो किसने लिखा है? तो श्यामालाल गुप्ता प्रसाद ने। दैट्स इट। इनको भाई पद्मश्री भी मिला है। चलो आगे देखते हैं। ये तो ख़त्म हो गया। ये देख लीजिए, आइए आपके क्वेश्चन है, अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा, मेंस का भी अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली देख लूँगा। इसको आप टेलीग्राम ग्रुप का जो चैट ग्रुप होता है ना, वहाँ पे भेज सकते हैं। और दूसरे अगर भेजते हैं तो उनका आप इवोल्यूशन देख भी सकते हैं, थोड़ी सी इंसाइट ले सकते हैं। मैं खुद भी जब टाइम मिलेगा खुद भी भेज दूंगा मेरा आंसर, ताकि आपको एक मॉडल आंसर की तरह कि फिर पता चले कि कैसे लिखना होता है, ठीक है। तो सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी पता चले। और कुछ सजेशन तो सजेशन दे दीजिएगा। कुछ आर्टिकल में मुझे डेफिनेटली देर लगी, बट ठीक है, आपको समझ आना ज़रूरी है। पसंद आए तो बताना ज़रूर। सुनने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।